नमस्कार साथियों, SBS स्टडी पॉइंट के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से BSc सेमेस्टर 4 जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर MJPRU विश्वविद्यालय का है। ऐसे विद्यार्थी जो MJPRU बरेली विश्वविद्यालय के हैं या रोहिलखंड महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से हैं, वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, OMR सीट पर एग्ज़ाम होना है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो जूलॉजी में आपका पेपर टाइटल है वह है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है। इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरस। यानी बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वायरस के विकास को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये बैक्टीरियल में वायरस के विकास में प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है SCP। SCP का मतलब क्या होता है? SCP स्टैंड फॉर, तो ये है सिंगल सेल प्रोटीन। SCP स्टैंड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। आपका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड द रॉयल डिसीजेस। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकार को रॉयल रोग भी कहा जाता है। तो रॉयल रोग की जो संख्या है या इसका जो नाम है वो है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया को नाम दिया गया है रॉयल रोग का। ऑप्शन 20 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि जीवित प्राणियों और प्रक्रियाओं में सूचना, डेटा और सूचना प्रवाह के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्लास लिमिट इज कॉल्ड। वर्ग सीमा इसे कहते हैं। वर्ग सीमा में न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है? तो जब भी बात हो वर्ग सीमा की तो इसके न्यूनतम मान को हम लोअर लिमिट कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, निचली सीमा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसमें से परम डेवलप किया गया था भारतीय वैज्ञानिक द्वारा। ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 7वां प्रश्न है कि किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से जुड़े आइकन या छवि के टुकड़े को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। इसको URL कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं, या फिर प्लगइन कहते हैं, या फिर एक्सटेंशन जिसे विस्तार कहा जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपर लिंक। ठीक है, किसी भी वेब पेज पर किसी अन्य वेबसाइट से जुड़े आइकन या छवि के जो टुकड़े होते हैं उनको हाइपर लिंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन लिटरेचर डेटाबेस। इसमें है दोस्तों कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य डेटाबेस में शामिल है। तो साहित्य डेटाबेस की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें जो सम्मिलित है वो है मेडलाइन और पबमेड। ठीक है, इसमें ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया लेन स्टैंड फॉर। लेन का मतलब क्या पूछा होता है? तो लेन का जो मतलब होता है
वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण संरेखण उपकरण है? तो संरेखण उपकरण की यहाँ पर बात की गई है, तो इनमें से ब्लास्ट ध्यान रखिएगा, BLAST ब्लास्ट जो है ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का अनुक्रमण संरेखण उपकरण है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें है व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल ए। कंट्रोल प्लस ए का कुंजी का उपयोग क्या है? तो इससे हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज को ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सेलेक्ट ऑल। ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाधा जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। पहला दिया गया है यहाँ पर शारीरिक बाधा, दूसरा है फाइलोजिकल बाधा या फिर जेनेटिक बाधा या फिर सेलुलर बाधा। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका फिलियोलॉजिकल बाधा जो है एक प्रकार का जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है पुनः संयोजन प्लाज्मिड को एक जीवाणु संस्कृति में जोड़ा जाता है जिसे निम्नलिखित में से किस आयन के साथ पहले से उपचारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है आयोडीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरिक। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री पर स्पिरुलिना विकसित नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल स्पिरुलिना कैन नॉट ग्रो। तो किस पर ग्रो नहीं हो सकता? तो लावा पर ये ग्रो नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकार बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल है वो है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है इकाई वर्ग आंकड़े के लिए महत्वपूर्ण मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, स्वतंत्रता की कोटि पर निर्भर करता है इकाई वर्ग आंकड़े के लिए महत्वपूर्ण मान। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें है टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट का कुल कोण कितना होता है? तो पाई चार्ट का अगर टोटल एंगल पूछा जाए तो होता है 360 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माध्यिका की गणना के लिए किसी श्रृंखला की सभी वस्तुओं को किस क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको व्यवस्थित करते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें है कि मोड एक श्रृंखला के भीतर उस मान को संदर्भित करता है जो बार बार होता है। वो बार बार क्या होता है? मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, जो अधिकतम बार होता है मोड एक श्रृंखला के भीतर उस मान को संदर्भित करता है जो अधिकतम बार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव सूचना विज्ञान के जनक पूछे गए हैं यहाँ पर कौन है? तो जैव सूचना विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं डेहाप। डेहाप क्या है? जैव सूचना विज्ञान के फादर, यानी हु इज़ द फादर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो डेहाप याद रखिएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा होमोलॉजी और समानता उपकरण का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी एंड सिमिलरिटी टूल। तो इनमें से सिमिलरिटी टूल और होमोलॉजी के लिए जो जिम्मेदार है वो है ब्लास्ट, BLAST। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उत्तरदायी है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा बैड ब्लॉक रिकवरी, बी है बूटिंग फ्रॉम डिस्क, और सी ऑप्शन दिया गया है डिस्क इंटलाइजेशन यानी अभिकरण जिसे कहते हैं, और डी दिया गया है ऑल ऑफ एबव। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उत्तरदायी हैं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है कि इननेट प्रतिरक्षा क्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको दोस्तों कहते हैं हम इम्ब्रॉन इम्यूनिटी, क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। यहाँ पर क्वेश्चन था इननेट प्रतिरक्षा, तो इननेट प्रतिरक्षा को हम जन्मजात प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने पहला प्रोटीन अनुक्रम या अनुक्रम डेटाबेस बनाया? Which scientist created the first protein sequences database? पहला ऑप्शन है पियर्सन, एम डेहाफ, दे हवायलिम या फिर रिचर्ड। तो करेक्ट उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? एम डेहाफ ने प्रोटीन अनुक्रमण डेटाबेस बनाया था, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर जिसमें है HTTP स्टैंड फॉर, तो ये स्टैंड किसके लिए करता है? ये हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMNL? PMNL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर जिसमें पूछा गया था कि एंटीबॉडीज के किस क्षेत्र को परिवर्तनीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है कि FC रीजन, FAB रीजन, NN रीजन, CC रीजन। तो जब भी बात हो कि which region of an antibody is also called the variable region, तो वेरिएबल रीजन कौन सा है? FAB को हम वेरिएबल रीजन के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों आप सब लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सब लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूं और आप सबका फ़र्ज़ है कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल पर सपोर्ट बनाइए, और इसी प्रकार की हर क्लास हर सब्जेक्ट की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि जीन स्थानांतरण की विधि जिसमें झिल्ली में क्षणिक छिद्र बनाकर उसकी पारंगम्यता बढ़ाने के लिए उच्च क्षेत्र शक्ति के विद्युत आवेगों का उपयोग शामिल है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपायरेशन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपायरेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम के मल प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन को जोड़कर पहले पुनः संयोजन डीएनए का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये निर्माण किया गया था किसके द्वारा? हैबर बॉयर एंड स्टेनली कोहिने के द्वारा, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक मैटर ऑन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड फॉर SCP? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ नहीं है जिस पर SCP के लिए सूक्ष्म जीवों का पालन पोषण किया जाता है? तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिड, इनमें से सम्मिलित नहीं है। बाकी चूरा, धान का भूसा और मट्ठा इन सब के लिए जिम्मेदार है SCP, ठीक है, लेकिन अम्ल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त ग्लूकोज और शर्करा के स्तर को मापता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द ब्लड ग्लूकोज एंड शुगर लेवल? को कौन मापता है भैया? इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर नन ऑफ उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि बायोसेंसर, बायोचिप और बायोमेट्रिक का कार्य ग्लूकोज के रक्त शर्करा को मापना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे जिसमें पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिसीजेस। तो पहला तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भैया रोग है एक प्रकार का जन्मजात या वंशानुगत, मान कर चलिए वंशानुगत ये होता है, ठीक है। दूसरा है क्रेटिनिज्म, तो क्रेटिनिज्म की बात करें तो क्रेटिनिज्म जो है वंशानुगत रोग नहीं है, ठीक है, ये वंशानुगत रोग नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि कैसेरू डीएनए में साइटोसिन के साथ पर कौन सा बेस अक्सर मौजूद होता है जिस पर मिथाइल ट्रांसफरेज कार्य करता है। तो मिथाइल ट्रांसफरेज किस पर वर्क करता है, यह वर्क करता है 5 मिथाइल साइटोसिन पर। ओके, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माइक्रो इंजेक्शन के लिए उपयुक्त है, क्या पूछा गया है, माइक्रो इंजेक्शन के लिए उपयुक्त कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग एनिमल सेल, ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि पशु कोशिका का रूपांतरण, ये माइक्रो इंजेक्शन के लिए उपयुक्त है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया कि जीन थेरेपी इज नॉट, जीन थेरेपी नहीं है, ठीक है, जीन थेरेपी नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से क्या नहीं है जीन थेरेपी, ठीक है। तो पहला है एन अटेम्प्ट ए जीन डिफेक्ट, यानी कि जीन दोष को ठीक करने का प्रयास, तो ये भी जीन थेरेपी के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन है कि किसी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किसी जिसके द्वारा जीन को किसी व्यक्ति या भ्रूण में डाला जाता है ताकि वह कार्यात्मक जीन का कार्यभार संभाल सके और उसकी भरपाई कर सके, तो ये भी जीन थेरेपी हो सकती है। सी ऑप्शन है किसी बीमार का इलाज करने के लिए जीन थेरेपी या व्यक्ति कोशिकाओं में ऊतक डाला जाता है, तो ये भी जीन थेरेपी के माध्यम से आता है। डी ऑप्शन है कि जीन प्रविष्ट पर पर्यावरणीय दोष का सुधार करना, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से माइक्रो एरे के नाम से जाना जाता है, माइक्रो एरे के नाम से किसको जाना जाता है, डीएनए चिप, डीएनए चिप को माइक्रो एरे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा गया है द दिस शॉर्टन इन डीएनए हेलिक्स ड्यू टू द pyrimidine dimer फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। pyrimidine डाइमर गठन के कारण डीएनए हेलिक्स में विकसित विकृति, माफ कीजिएगा, हेलिक्स में विकृति को क्या कहा जाता है, तो इस विकृति को हम सिंगल स्टैंड का टूटना कहते हैं, सिंगल स्टैंड ब्रेक। ओके, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एससीपी का लाभ नहीं है, सिंगल सेल प्रोटीन का यहाँ पर कौन सा लाभ नहीं है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसमें है कि प्रोटीन युक्त आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए, इसमें भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी है कि जल प्रदूषण बढ़ाता है, तो भैया यही ऑप्शन इसका सत्य नहीं है, एससीपी का लाभ नहीं है जल प्रदूषण का बढ़ाना। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि यूवी एक्सपोजर के कारण कौन सा परिवर्तन होता है, ठीक है, विच म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू द यूवी एक्सपोजर। तो यूवी एक्सपोजर के लिए कौन सा परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन है। तो इनमें से दोस्तों जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो थायमिडीन डीमर एक प्रकार का इसके अंतर्गत आता था। लेकिन अगर बात करें हम 39 नंबर की, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा थायमिन डीमर। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, एक आवृत्ति बहुभुज बंद आकृति है, ए फ्रीक्वेंसी फाइलोगन इज ए क्लोज फिगर विच इज वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, मैनी साइड। तो ये क्या होता है भैया, मैनी साइड होता है, अनेक पक्षीय होता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ए डिस्ट्रीब्यूशन विथ ए कोर्टोसिस लेस देन 3 इज नोन एज। 3 से कम कोर्टोसिस वाले वितरण को किस रूप में जाना जाता है, तो इस वितरण को हम प्लेंटिकार्टिक्स के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, प्लेंटिकार्टिक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है कि स्केटर आरेख में वह रेखा जो चर के बीच संबंध का अनुमान प्रदान करती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, पहला यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या पूछा गया, सन्निकटन रेखा दिया गया है, एक्सप्रोक्सिमेशन लाइन,
तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। इसमें से प्रवृत्ति रेखा ट्रेल्ड लाइन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रवृत्ति रेखा को क्या कहा जाता है? स्केट आरेख में वह रेखा जो चर के बीच संबंध के अनुमान, तो बीच संबंध के अनुमान को जो प्रदर्शित करती है वो प्रवृत्ति रेखा है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरफेरॉन किस प्रकार के अवरोधक हैं? क्वेश्चन पूछा गया है इंटरफेरॉन किस प्रकार के अवरोधक हैं? तो इनमें से सेलुलर जो वेरियर्स हैं यानी कि सेलुलर बाधाएं वो इंटरफेरॉन के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जिसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा का संचालन करता है? तो मध्यस्थ प्रतिरक्षा का जो संचालन करता है वो टी लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है भैया? टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, ए टेस्ट सिंपल लेस 7 पेयर ऑफ सिंपल्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन शुड कंटेन। एक टी टेस्ट सैंपल में 7 जोड़े नमूने होते हैं, तो वितरण में कितने होना चाहिए? तो वितरण में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 46 नंबर, जिसमें है व्हिच ऑफ ए फॉलोइंग ए मेजर हिस्टोकम्प्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इन द ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में प्रमुख हिस्टोकम्प्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है? तो इनमें से दोस्तों HLA को हिस्टोकम्प्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है IP किसके लिए स्टैंड करता है? यहाँ पर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए वर्क करता है। किसके लिए? इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए IP स्टैंड करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर पूछा गया है, बारंबारता वक्र चक्र। आपको उत्तर करना है 48 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, कि बारंबारता वितरण चक्र क्या है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है, एक उभर होने पर यूनिनोडल वक्र कहलाते हैं, दूसरा है यदि सममित हो तो समान वक्र कहा जाता है, सी है यदि सममित नहीं है तो तिरछा वक्र कहा जाता है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप सबको इसका आंसर करना है कि करेक्ट उत्तर इसमें से क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें है वंशानुगत बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को किसकी मदद से ठीक किया जा सकता है? तो जिस भी व्यक्ति को वंशानुगत बीमारी है उसको हम जीन थेरेपी के माध्यम से सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द बेसिस कॉस्मिड कंस्ट्रक्शन। कास्मिड निर्माण का आधार पूछा गया है। तो कास्मिड निर्माण का जो आधार है वो है ओनली कॉस्ट साइट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग के लिए केवल कास्ट साइट की आवश्यकता होती है कास्मिड निर्माण में। ओके, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न 51 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि यदि भिन्नता का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100 है और माध्य 25 है तो इसका मानक विचलन कितना होगा? तो इसका मानक विचलन जब निकालेंगे तो 25 आएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए 100 और 25 पूछा गया है, 100 के पहले आएगा 25, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी, संभावितता क्या है? संभाविता क्या पूछा गया कि ये क्या होती है? पहला है घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, क्या ये संभावितता है? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। संभावित परिणामों की कुल संख्या, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। सी है कुल परिणामों के संख्या के पक्ष में परिणामों की संख्या, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन होगा द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ द आउटकम टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर। परिणाम की कुल संख्या के पक्ष में परिणामों की संख्या का अनुपात, इसे क्या कहते हैं? संभावितता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय संदर्भ ग्रंथ सूची डेटाबेस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर बायोग्राफिक डेटाबेस। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब साइंस, साइंस डायरेक्ट या फिर पॉम्बेट, ऑल ऑफ एबव। उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट उत्तर है। विज्ञान का जाल, साइंस डायरेक्ट और प्रकाशित, ये सभी संदर्भ ग्रंथ सूची डेटाबेस का उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन 54 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइलोजेनेटिक विश्लेषण का एक स्वचालित उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमेटेड टूल ऑफ द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। पहला इसमें है फाइलोब्लास्ट, दूसरा है फाइलिप ट्रीव्यू और फास्टा। इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर फास्टा। ठीक है, फिलहाल इसमें मैं सस्पेंस हूँ इस क्वेश्चन में, करेक्ट उत्तर हमारे अकॉर्डिंग फास्टा होना चाहिए। अगला प्रश्न है 55 नंबर, जिसमें पूछा गया कि ब्लास्ट की प्रभाव सीमा किसको कहा जाता है। तो मिनिमम स्कोर, माफ कीजिएगा मैक्सिमम अधिकतम स्कोर को हम ब्लास्ट की प्रभाव सीमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है बायोलीवर और रोडरिंग, बायोलीवर एंड रोडरिंग कंस्ट्रक्टेड विच वेक्टर। बायोलीवर और रोडरिंग के किस वेक्टर का निर्माण किया जाता है। तो किसका निर्माण होता है भैया, इसमें होता है BR322। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका इस वेक्टर का निर्माण किया जाता है। 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया था एंटीबॉडी का मूल संरचना किस प्रकार का है। तो एंटीबॉडी का जो मूल संरचना है वो किसके आकार पे है, वाई शेप पर, एक्स शेप पर, लीनियर या हाइपरबोलिक। तो करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा वाई शेप का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि हु प्रपोज्ड द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। क्लोनल चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रेड मैकफेलन ब्लंट ने क्या किया था, क्लोनल चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग पुनः संयोजन पहचान में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर द रिकम्बिनेंट आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें से प्रयोग किया जाता है रिप्लिकेशन प्लेटिंग का, किसका, रिप्लिका प्लेटिंग का उपयोग किया जाता है संयोजन पहचान में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाई। पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो पहला जो टीका था वो किसने जो है खोजा था, तो लुईस पास्चर ने पहला टीका का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित GAM फसलों का उत्पादन किया जाता है। जनरली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। तो ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि LACZ जीन प्रेजेंट इन द पोक्सीरीज प्लाज्मिड कोड फॉर द विथ ऑफ द एंजाइम। यानी कि श्रृंखला प्लाज्मिड के मौजूद LACZ जीन किस एंजाइम के लिए कोड करता है। तो ये करता है बीटा ग्लाइकोसिडेज के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है कि सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज टेक्स प्लेस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल। एंटीबॉडी के संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है भैया, ये होता है बी सेल यानी कि बी कोशिकाएं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है, व्हाट इज द प्लाज्मिड क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है कि हाइब्रिड वेक्टर, फेज वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर और वायरल वेक्टर। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम प्लाज्मिड वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है कि किसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसको विटामिन ए के साथ पूरक किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंटेड विथ विटामिन ए इन ऑर्डर ऑफ इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कॉटन, पोटैटो, टमाटो या फिर राइस। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल यानी कि राइस का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में कमजोर रोगजनक के प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिरक्षण, दूसरा है टीकाकरण, सी दिया गया है एटीन्यूएशन और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टीकाकरण, वैक्सीनेशन। मानव शरीर में कमजोर रोगजनक के प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भैया इसमें तो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन कहते हैं। तो बिल्कुल ये मेरे हिसाब से करेक्ट इनकरेक्ट उत्तर होगा, वैक्सीनेशन इसमें से नहीं होगा। ठीक है,
इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा वो डी वाला होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर फिलहाल बढ़ेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी है। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल पूछा गया है। पहला है कि बीटी कपास, बीटी वैगन, सुनहरा चावल। तो इसमें से गोल्डन राइस, बीटी वैगन और बीटी कपास ये सभी एक प्रकार के संशोधित फसल हैं। ऑल ऑफ एबव, ऑल, डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि यदि कल्पित परिकल्पना को सत्य मानकर स्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। इफ ए एज्यूम द हाइपोथेसिस इज द टेस्ट फॉर रिजेक्शन कंसिडरिंग इट टू बी ट्रू इज कॉल्ड। तो इसको null हाइपोथेसिस कहते हैं, या फिर संख्यांकी परिकल्पना स्टैटिकल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं, या फिर कंपोजिट या कंपोसाइट। तो इसमें से करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा भैया, नल, शून्य परिकल्पना इसको कहते हैं। यदि कल्पित परिकल्पना को सत्य मानकर स्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है तो उसको शून्य परिकल्पना कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच इम्यूनोग्लोबिन कैन पास थ्रू ए प्लेसेंटा। क्वेश्चन है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा से होकर गुजरता है। तो प्लेसेंटा से होकर गुजरने वाला जो इम्यूनोग्लोबिन है वो है IgM। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माफ कीजिएगा IgG होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है कि लक्षण जो निरंतर फेनोटाइप भिन्नता प्रदर्शित करते हैं आमतौर पर इस वंशानुक्रम के रूप में निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अधूरा प्रभुत्व। दूसरा दिया गया है कि फाइलोजेनी वंशानुक्रम, और CA बहु एलील वंशानुक्रम और लिंग से जुड़ी वंशानुक्रम। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पॉलीजीन वंशानुक्रम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्य का उपयोग करने से नुकसान नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द मीन। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि यह चरण मूल्यों को से प्रभावित होता है। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्स्ट्रा वैल्यू। तो करेक्ट उत्तर यही होगा। ठीक है, ये नुकसान नहीं है, यह चरम मूल्य से प्रभावित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि एक निष्पक्ष सिक्के का टेल आने की संभावना क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग टेल ऑन एन अनबेस्ड कॉइन्स इज। तो इनमें से जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 होगी। ठीक है, 1/2 संभावित रहेगी। 72 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वॉइस ओवर IP, जिसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या VoIP तकनीकी वायरस काल को किससे प्रभावित या परिवर्तित किया जाता है। तो ये किससे परिवर्तित होता है भैया, ये परिवर्तित होता है डिजिटल टू एनालॉग। क्या होता है भैया, डिजिटल टू एनालॉग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एंटीबॉडी है। सबसे बड़ा एंटीबॉडी पूछा गया है तो IgM, याद रखिएगा IgM जो है ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज इज आल्सो कॉल्ड द एंटीबॉडी मेंटेनेड इम्यूनिटी। निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा को एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। तो मध्यस्थ प्रतिरक्षा किसको कहते हैं, होमरल इम्यूनिटी। होमरल इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है, मध्यस्थ प्रतिरक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, जिसमें है कि व्हिच टाइप्स ऑफ डेटाबेस आल्सो कॉल्ड द एसिवल डेटाबेस। निम्नलिखित में से या किस प्रकार के डेटाबेस को अभिलेखीय डेटाबेस कहा जाता है। तो प्राथमिक या प्राइमरी डेटाबेस को क्या कहा जाता है, अभिलेखीय डेटाबेस कहा जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि सभी वर्गों के लिए आवृत्ति का योग हमेशा बराबर होता है। द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर ऑल क्लास ऑफ ऑलवेज इक्वल टू। पहला ऑप्शन है 1 यानी 1 के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डेटा सेट में तत्वों की संख्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेटा सेट। तीसरा दिया गया है द नंबर ऑफ क्लास, और डी दिया गया ए वैल्यू बिटवीन 0 and 1। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डेटा सेट के तत्वों की संख्या।
बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 78 जिसमें है ए स्टेटमेंट मोड या ए माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है स्टेटमेंट मेड अबाउट द पॉपुलेशन फॉर टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड। परीक्षण के उद्देश्य से किसी जनसंख्या के बारे में दिए गए बयान को क्या कहा जाता है? तो इस बयान को क्या कहते हैं? पहला है स्टैटिक संख्यांकी, दूसरा है हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, तो इसको क्या कहते हैं? परिकल्पना कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है दोस्तों, मोनोजेनिक फेनोटाइप क्या है? मोनोजेनिक फेनोटाइप पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है फेनोटाइप में कई प्रकार की भिन्नता का कुछ संयोजन प्राप्त करता है, क्या इसको फेनोटाइप कहा जाता है? तो इसमें से ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन है फेनोटाइप जो एक ही जीन में अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें डीएनए लाइब्रेरी का संग्रह है। डीएनए लाइब्रेरी किसका संग्रह है? तो क्लोनेड डीएनए फ्रेगमेंट किसका, जिसको कहते हैं क्लोनेड डीएनए फ्रेगमेंट। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डीएनए लाइब्रेरी आर कलेक्शन ऑफ क्लोनेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओके, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि दवा चयापचय एंजाइम की गतिविधि अक्सर स्वस्थ लोगों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, जिसे चयापचय अधिक परिवर्तनशील हो जाता है, और इस भिन्नता में निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रमुख योगदान करता है? तो प्रमुख योगदान करता जो है वो है बढ़ती उम्र। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस सेट में सभी प्रकार की टी कोशिका सम्मिलित है? तो सभी प्रकार की टी कोशिका किसमें सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन है किलर कोशिका और हेल्पर कोशिका, तो इसमें नहीं सम्मिलित है भैया। सेंसर और साइटोसिस इसमें भी सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, दिया गया डिस्प्रेसर कोशिका, हेल्पर कोशिका और मेमोरी कोशिका, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। इसमें सभी किलर सेल, हाइपर सेल, सुप्रेसर सेल एंड मेमोरी सेल ये सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी वेबसाइट का होम पेज क्या होता है? होम पेज होता है सबसे बड़ा पेज, पहला पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ या सबसे रंगीन पृष्ठ। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट पेज, पहला पृष्ठ होता है किसी भी वेबसाइट का होम पेज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न, या आप इसको लार्जर पेज भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा पेज भी कह सकते हैं, क्योंकि होम पेज पर जब आप जाएंगे तो सारी डाटा इकट्ठे आपको मिलेगी। तो ए वाला ऑप्शन भी हो सकता है, पहला पृष्ठ भी हो सकता है। अब सस्पेंस का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, या फिर माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पहला पृष्ठ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हार्डवेयर नहीं माना जाता? ये क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क। तो चलिए उत्तर कीजिएगा भैया, किसको हार्डवेयर नहीं माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप सबके द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाना है कि हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सीपीयू क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर है। डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क भी किसके अंतर्गत आता है? एक प्रकार के हार्डवेयर के अंतर्गत ही तो आता है। तो 84 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की एक कड़ी है, तो इसलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। बाकी सीपीयू, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क ये सभी हार्डवेयर हैं। ऑप्शन एक करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एप्टोसिस से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय एप्टोसिस? तो एप्टोसिस से तात्पर्य है नियोजनिक कोशिका मृत्यु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी की भारी और हल्की श्रृंखला किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है? तो ये जो जुड़ी होती है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड से, किससे जुड़ी होती हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटाइप एंटीबॉडी इज ए पेटेंट डीएक्टिवेटर ऑफ द क्लासिकल कंप्लीमेंट पैथावे। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटाइप एंटीबॉडी
क्लासिकल कॉम्प्लेक्स पैथावे का एक प्रबल उत्प्रेरक है, तो इनमें से आईजीएम जो है ये एक प्रकार का प्रबल पैथावे का प्रबल उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा गया कि भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित वैगन जीएम का विकास किसके लिए किया गया है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया गया भैया, कीट प्रतिरोधी के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को संशोधित करने की रासायनिक तकनीकी किसने विकसित की थी। तो विकसित किसने किया था ये आपको बताना है। पहला है बारबरा मैकटॉक, जेम्स वाटसन, फ्रेडरिक सेंगर और एच गोविंद खुराना। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, एच गोविंद खुराना जी ने न्यूक्लियोटाइड को संशोधित करने की रासायनिक तकनीकी विकसित की थी। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें है कि जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, जिसे बीएसी कहते हैं, तो वेक्टर का मुख्य उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन है ई कोली प्रोटीन अभिव्यक्ति, बी है मानव जीनोमिक लाइब्रेरी निर्माण, सी ऑप्शन है ई कोली जीनोमिक लाइब्रेरी निर्माण, और डी दिया गया स्थिर अभिकर्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबके द्वारा दिया जाना है। थोड़ा सा सस्पेंस का क्वेश्चन रहा है। 90 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सब प्रयास कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कहिएगा। ओके, 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत मोड आता है, माध्य आता है, माध्यिका आती है, रेंज नहीं आता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या निकालना है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा माध्य निकालना है। तो माध्य और माध्यिका आप लोग को निकालना लगभग आता ही होगा। इसकी माध्यिका निकालेंगे तो 49 आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। माध्यिका निकालने के लिए कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 प्रश्न आ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें है कि इंटरनेट पर किसी वेब पेज के या वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वेब एज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसको अपलोडिंग कहते हैं, फॉरवर्डिंग कहते हैं, या ट्रांसफरिंग कहते हैं, या फिर डाउनलोडिंग। तो इसको डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझिए। इंटरनेट पर किसी वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइल स्थानांतरित, फाइल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको अपलोडिंग भी कह सकते हैं। अपलोड करेंगे किसी भी फाइल को, या फॉरवर्ड करेंगे किसी भी फाइल को, स्थानांतरण ट्रांसफर कहेंगे, या फिर डाउनलोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा, इंटरनेट पर जब भी किसी भी वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर, किसी भी वेब पेज से आपके कंप्यूटर पे फाइल स्थानांतरित होती है, तो उस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें है कि ऊंचाई ग्राफिक रूप से क्या पता लगाने में सहायक होता है। तो ये मदद करता है किसमें, माध्यिका निकालने में, माध्यिका का पता निकालने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें है कि यदि किसी भी डेटा का मानक विचलन 0.012 है और इसका वैश्विक ज्ञात कीजिए, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.00144। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें है कि यदि किसी घटना में एक से अधिक सैंपल पॉइंट हैं तो उसको क्या कहा जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, यौगिक घटना कहते हैं, कंपाउंड इवेंट। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। अगला क्वेश्चन है TAQ पॉलीमरेज इज ए। ठीक है, टेक पॉलीमरेज इसे कहते हैं। टेक पॉलीमरेज क्या है, एक प्रकार का हीट स्टेबल पॉलीमरेज है ये। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च इंजन आर यूज टू सर्च विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किस प्रकार की जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेज, इन सभी का उपयोग किया जाता है खोजने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें क्वेश्चन है कि किसी क्लास की सापेक्ष आवृत्ति की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी गणना की जाती है डिवाइडिंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास बाय द सिंपल साइज। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ सक्रिय बी कोशिका निम्नलिखित में से किन
अल्पकालिक कोशिका के निर्माण करती हैं? प्लाज्मेट सेल या प्लाज्मा सेल इसको कहते हैं, या रेड आरबीसी, या फिर मेमोरी सेल, या फिर थाइमस सेल। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा सेल। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 100 का। दोस्तों आज के इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन थे और इन सभी प्रश्नों को हल किया है मैंने। लगभग 3 से 4 प्रश्न इसमें मुझे सस्पेंस के मिले हैं जिनका आंसर एग्जैक्ट नहीं मुझे मिल पाया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, 1-2 पूरक प्रश्न डाल देते हैं यूनिवर्सिटी वाले ताकि कोई भी स्टूडेंट पूर्णांक ना प्राप्त कर सके, ठीक है। तो फिलहाल इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा इसी प्रकार की जूलॉजी की लगभग 100+ MCQ की क्लास। और अगर आपका MCQ एग्ज़ाम इस समय हो रहा है, आप आंसर की पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आप पेपर व्हाट्सअप कर दिया करिए ताकि जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड किया जा सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।